नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम मॉडल पेपर एक शुरू कर रहे हैं और ये जो मॉडल पेपर होगा इसमें आपको सभी सेक्शन के क्वेश्चन ज़रूर करवाए जाएंगे, लेकिन आज केवल इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 MCQs जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं वो मेंशन किए गए हैं। तो सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के, फिर अगला जो इसका सेक्शन आएगा उसमें आपका जीएस वाला सेक्शन करवा दिया जाएगा, जीएस और उत्तराखंड, और फिर आपका रीजनिंग और मैथ्स के साथ में आपका हिंदी का सेक्शन भी इसी में करवा दिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आज आप टीचिंग एप्टीट्यूड को कवर करेंगे और अगले आने वाले वीडियोस में ये पूरे जो 150 क्वेश्चन होंगे ये पूरे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे और सभी टॉपिक इसमें आपके कवर होंगे और विद डिटेल सॉल्यूशन आपको ये करवाए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में उच्चतर शिक्षा के प्रारंभिक काल में अधिकांशतः किन विषयों पर ध्यान दिया गया था? अधिकांशतः किन विषयों में, और ये बात कर रहा है प्रारंभिक काल में। तो प्रारंभिक काल में जो अधिकांश ध्यान दिया गया था वो कला विषयों पर ध्यान दिया गया था, यानी हमारा सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकादमिक निष्ठा के संवर्धन यूजीसी अधिनियम 2018 के अनुसार संस्थानिक अकादमिक निष्ठा पैनल में होंगे। तो अकादमिक निष्ठा पैनल में ये 2018 का जो अधिनियम पारित किया था यूजीसी ने, इसमें इन्होंने कहा था कि जो अकादमिक सांस्थानिक अकादमी निष्ठा जो पैनल होगा, निष्ठा को हमने पढ़ा था, तो निष्ठा में ये कहा गया था कि इसमें जो सांस्थानिक पैनल जो इसका होगा उसमें 4 सदस्य होंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, 4 सदस्य इसमें होंगे, यानी आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में अनुदेशन के माध्यम के संबंध में राधाकृष्णन आयोग निम्न में से कौन सी अनुशंसाएं की थी? राधाकृष्णन आयोग, पहले तो ये बात ध्यान रखनी है, 1948 में राधाकृष्णन आयोग बना था और जो इसका गठन जो है 1948 में किया गया था, ये आप जानते हैं। और उच्च शिक्षा का माध्यम जो है क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए, ये इसका प्रोविज़न था, सही है। और दूसरा, जो संघीय भाषाओं में वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली तैयार करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए, ये भी कहा गया था। और तीसरा जो है, सभी संघीय भाषाओं को अनिवार्य रूप से देवनागरी में लिखा जाना चाहिए, ये भी इसका पार्ट था। और चौथा जो कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय व वैज्ञानिक शब्दावली के शब्दों का परिहार किया जाना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय और वैज्ञानिक जो शब्दावलियों का परिहार करने की बात है, ये इसमें नहीं की गई है। परिहार मतलब एक तरह से त्याग किया जाना चाहिए, तो ऐसा इसमें प्रोविज़न नहीं था। भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र से अंग्रेजी को तत्काल बहिष्कृत कर देना चाहिए, तो ये भी प्रोविज़न नहीं था इसमें कि तत्काल जो है बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिए, तो ये भी नहीं हो जाएगा, यानी ए, बी और सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा राधाकृष्णन आयोग की जो इम्पोर्टेंट सिफारिश आपको ध्यान रखनी है वो ये थी कि जो विश्वविद्यालय होंगे उनमें 3000 से अधिक और महाविद्यालयों में 1500 से अधिक जो है स्टूडेंट्स की संख्या ना हो, छात्रों की संख्या ना हो। एक इम्पॉर्टेंट सिफारिश ये है कि विश्वविद्यालयों में 3000 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होने चाहिए और महाविद्यालय अगर हैं तो उनमें आपका 1500 से ज़्यादा विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा कार्य दिवस भी पूछ लिया जाता है कि एक वर्ष में जो कार्य दिवसों की संख्या होगी वो राधाकृष्णन आयोग ने बताई थी आपकी 180 कार्य दिवस होने चाहिए एक साल के अंतर्गत। तो ये हमने डिटेल में समझा राधाकृष्णन आयोग से रिलेटेड, हम थ्योरी सेक्शन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और अगर आप लोगों में से कोई भी हमारा लेक्चरर स्क्रीनिंग का कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो ओनली 499 रुपीज़ में अवेलेबल है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाह रहे हैं स्क्रीनिंग की, तो वो अवेलेबल है आपके लिए, हमने किसी से बनवाई है, तो उसका आप चार्ज जो है थोड़ा सा आपको पड़ेगा, 249 उसका चार्ज रखा गया है। और इसमें आपको पूरा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, मॉडल पेपर्स भी मिलेंगे, तो प्रॉपर आपको टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय निम्नलिखित में से किसकी स्थापना के लिए जिम्मेदार थे? अब राजा राम मोहन राय की अगर बात की जाए तो इनमें से कौन से जो विद्यालय था उसकी स्थापना के लिए ये जिम्मेदार थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका
इनमें से जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदू कॉलेज कोलकाता। अब हिंदू कॉलेज कोलकाता के बारे में आपको एक दो फैक्ट और ध्यान रखने हैं। 20 जनवरी 1817 को ये खोला गया था कॉलेज, और महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय से इसका संबंध है, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। वर्तमान में जो है इसे प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, तो वर्तमान में इसे प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से इसे जाना जाता है वर्तमान में, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूजीसी की स्थापना की गई थी किसकी सिफारिश पर? तो किस आयोग की सिफारिश पर यूजीसी की स्थापना हुई थी? तो यूजीसी की स्थापना जो है वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर हुई थी। यूजीसी का गठन जो है, ये आपका डेट ध्यान रखिएगा, 18 दिसंबर 1953 को यूजीसी का गठन होता है, और इसको जो संसद में अधिनियम पारित किया गया था वो 1956 में किया गया था। तो दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर यूजीसी का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुछ मुक्त विश्वविद्यालय दिए गए हैं और इनको कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध हमें करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश राजऋषि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश भुज मुक्त विश्वविद्यालय और नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय। तो इनमें से अगर देखा जाए तो एक तो जनरल आप लगा सकते हैं, नालंदा सबसे पुराना है, इसकी स्थापना 1987 में हो गई, तो एक तो ये हो गया, यानी सबसे पहले आपका नालंदा आ जाएगा। मध्य प्रदेश भुज विश्वविद्यालय आपका 1991 में इस्टेब्लिश होता है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा राजऋषि जो टंडन विश्वविद्यालय है, ये आपका राजऋषि टंडन विश्वविद्यालय ये यूपी में है, 1999 में इसकी स्थापना होती है। और इसके अलावा अगर बात की जाए कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, यह आपका 1996 का हो गया, और आपका नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय ये 1997 का हो गया। यानी सबसे पहले आपका नालंदा आ जाएगा, उसके बाद आपका जो है मध्य प्रदेश भुज मुक्त विश्वविद्यालय आ जाएगा। करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सबसे पहले ई, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इससे भी एलिमिनेट कर सकते थे, EDABC सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित प्रकार के विश्वविद्यालयों में से कौन से न्यूनतम संख्या में है? सबसे कम संख्या में कौन से विश्वविद्यालय हैं? तो यहाँ पर देखिए, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, मानित या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो सही आंसर हो जाएगा जो केंद्रीय सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सबसे कम है, और इनकी संख्या जो है 54 बताई गई है। 54 जो हैं ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इसके अलावा 2023 तक का जो डेटा हमने निकाला है, 2023 तक के जो विश्वविद्यालय हैं अलग अलग श्रेणियों में 1074 विश्वविद्यालय स्थापित हैं भारत में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और इनमें से सबसे कम संख्या अगर पूछ ली जाए तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग निम्नलिखित भी था, उसमें क्या था? प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की अगर बात की जाए तो आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, हमने थ्योरी सेक्शन में भी पढ़ा था, इससे पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। कोठारी आयोग इसे कहा जाता है, शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग को एक तरह से इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, और यह इन्होंने जो है दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे, और इन्होंने जो है त्रिभाषा फार्मूला दिया था, त्रिभाषा फार्मूला दिया था। तो त्रिभाषा फार्मूला, और इसमें कहा गया था जो पहली भाषा होगी वो आपकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी, दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों के लिए कोई आधुनिक भाषा या फिर अंग्रेजी भाषा हो सकती है, और तीसरी भाषा में जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें अंग्रेजी या आधुनिक भाषा तीसरी भाषा बनाई जाएगी। तो त्रिभाषा फार्मूला दिया था। देश के कितने विश्वविद्यालय यूजीसी केयर विश्वविद्यालय के रूप में संदर्भित किए गए हैं? तो कितने विश्वविद्यालय हैं जो यूजीसी केयर विश्वविद्यालय के रूप में संदर्भित किए गए हैं? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 विश्वविद्यालय हैं, और इनके नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। एक तो JNU है दिल्ली का, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आपकी दिल्ली, तो एक तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा आपका MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा है, MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, तो ये बड़ौदा की यूनिवर्सिटी हो गई। इसके अलावा हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, तीसरी है आपकी हैदराबाद यूनिवर्सिटी, और चौथी आपकी तेजपुर यूनिवर्सिटी है,
तेजपुर यूनिवर्सिटी जो कि आपकी असम में है। तो ये पूर्वी क्षेत्र की हो गई। तो इस तरह से ये 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूजीसी केयर विश्वविद्यालय के रूप में संदर्भित की गई हैं। अगला क्वेश्चन है NHERC का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो NHERC का फुल फॉर्म होता है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। तो रेगुलेटरी काउंसिल अगर इनमें देखें तो रेगुलेटरी काउंसिल आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, NHERC। अगला क्वेश्चन है भारत में उच्च शिक्षा संबंधी प्रथम नियामक निकाय की स्थापना किसके अंतर्गत की गई? तो उच्च शिक्षा संबंधी प्रथम नियामक निकाय की स्थापना किसके अंतर्गत की गई है? तो ये था आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना मेडिकल काउंसिल एक्ट था 1956 का। तो इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1956 के एक्ट के द्वारा। और इसी एक्ट को 1993 में इसको अमेंड भी किया गया था, संशोधित भी किया गया था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की अगर बात की जाए तो ये आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रकार के विश्वविद्यालय भारत में विद्यमान हैं? तो ये बताना है कि वर्तमान में कौन कौन से प्रकार के विश्वविद्यालय हैं। हमें पता है कि भारत में निजी विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, शोध विश्वविद्यालय नहीं हैं इनमें से। इसके अलावा मानित विश्वविद्यालय हैं, सामुदायिक विश्वविद्यालय भी नहीं है। तो यानी हमारा जो करेक्ट हो जाएगा 2 और 4 और ये 5 नंबर होना चाहिए, टाइप नहीं हुआ है वो। तो 2, 4 और 5 यानी आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और यहाँ से आपको इनका आंसर ढूंढना है। तो अगर यहाँ पर देखें तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात की गई है। पहला जो ऑप्शन है आपके पास वो है कि यूजीसी द्वारा स्थापित किए जाते हैं, संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए हैं, भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित किए जाते हैं, या इसके अलावा केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं, या नीति आयोग द्वारा वित्त पोषित होते हैं। तो इनमें से अगर देखा जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात की जाए तो जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना है वो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित हुई है। तो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित की गई हैं और जो कि यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। यूजीसी द्वारा केवल मान्यता दी जाती है, यानी यूजीसी से मान्यता मिलती है, ना कि यूजीसी ने स्थापित किए हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, यूजीसी स्थापित नहीं करता है, केवल मान्यता देता है। संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित हुई हैं, भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित किए जाते हैं, ये भी गलत है क्योंकि संसद के अधिनियम से स्थापित हुआ है। केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं, ये सही है। केंद्रीय सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको वित्त पोषित करती है और न कि नीति आयोग वित्त पोषित करता है, यानी केवल 2 और 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उच्च शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? इनमें से बताना है उच्च शिक्षा का उद्देश्य कौन सा नहीं है। अगर यहाँ पर देखा जाए करियर का निर्माण उच्च शिक्षा का उद्देश्य है, साक्षरता स्तर में सुधार ये तो बेसिक शिक्षा का उद्देश्य है, शोध है, अध्यापन है, तो यानी हमारा बी वाला ऑप्शन उच्च शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के मुख्य अधिदेश क्षेत्रों से सही सेट की पहचान कीजिए। तो जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो अधिदेश क्षेत्र हैं इनमें से सही सेट की पहचान करनी है कि इनमें से क्या क्या आपका सही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपके सामने है, पहले इनके सेट देख लीजिए। पहुँच है, अवधारणा है, कॉन्सेप्ट, प्रदान है, अनुप्रयोग है और सेवाएं हैं। तो एक सही सेट इनमें से चुनना है जो कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अंतर्गत आती हैं। तो इनमें से अगर देखा जाए तो पहुँच है कि सभी तक पहुँच हो शिक्षा की। इसके अलावा आपका अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट की भी बात की गई है। और अगर बात की जाए
तो प्रदान एक अलग से कुछ नहीं है, उसमें अनुप्रयोग है और सेवाएं हैं। तो यानी ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, डी हो जाएगा और ई हो जाएगा। तो ये 4 का एक सही सेट हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। प्रदान जो है यानी प्रदान जो है वो इसके अधिदेश में शामिल नहीं है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूजीसी की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है। यूजीसी की स्थापना बताना है कि किस उद्देश्य के लिए हुई है। तो यूजीसी की स्थापना की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पर अगर पहला ऑप्शन देखें तो देश में उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नव परिवर्तनों को बढ़ावा देना। तो नव परिवर्तनों को बढ़ावा देना। इसके अलावा विश्वविद्यालयी शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण और देखभाल। देश में उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाना। विश्वविद्यालय और कॉलेजों का देखो अनुदान देता है ये विश्वविद्यालयी शिक्षा के मानकों, समन्वय, निर्धारण और देखभाल का काम करता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए संघ और राज्य सरकारों और उच्च शिक्षा अधिगम संस्थानों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सेवा प्रदान करना, यह भी इसका काम है। यानी आपका बी, डी और ई केवल सही हो जाएगा, बाकी ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे। आपका बी, डी और ई अगर बात की जाए तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन है वह देश जहां पर उच्च शिक्षा संस्थानों की सर्वाधिक संख्या है। तो सबसे ज़्यादा संख्या अगर उच्च इन देशों में भारत में सबसे ज़्यादा उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या है और ये उच्च शिक्षा संस्थान जो हैं ये लगभग जो है 1000 से अधिक भारत में उच्च शिक्षा संस्थान हैं। अगला क्वेश्चन है NIRF का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो NIRF की बात की जाए तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ये है। और NIRF की अगर आपको स्थापना पूछी जाए तो ये आपको ध्यान रखनी है डेट 29 सितंबर 2015। तो NIRF की स्थापना आपकी होती है 29 सितंबर 2015 को और 2018 से जो है ये रैंकिंग मिलती है यूनिवर्सिटीज़ को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा का एक क्वेश्चन है कि इसका लक्ष्य उच्च शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित हासिल करना है। क्या हासिल करना इसका लक्ष्य है? ऑप्शन आपके सामने है। समानता सही है। दूसरा आपका पहुँच यानी उच्च शिक्षा तक पहुंच हासिल करना, ये भी सही है। 50% GER ये हमने कहीं नहीं पढ़ा। उत्कृष्टता हासिल करना भी एक ऑप्शन है, यानी A, B और D आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखें A, B और D जो है ये आपका C वाले ऑप्शन में है। पुरातन काल में नालंदा विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवेश विधि अभिभावी थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात की गई है कि कौन सी जो प्रवेश विधि है वो अभिभावी थी। तो प्रवेश विधि की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका प्रवेश परीक्षा ली जाती थी नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई सूची में उन कारकों की पहचान कीजिए जो किसी संस्था में सकारात्मक अधिगम परिवेश के संबंध में शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि ऐसे कारक कौन से हैं जो सकारात्मक अधिगम परिवेश में संबंध में शिक्षण को प्रभावित करते हैं। कौन से कारण है जो हमारे शिक्षण को प्रभावित करते हैं? अब यहाँ पर पहला जो है वो है जिस सीमा तक शिक्षक स्पष्ट प्रस्तुति देता हो। अब ये पूछ क्या रहा है कि किसी संस्था में सकारात्मक अधिगम परिवेश के संबंध में शिक्षण को प्रभावित करते हैं जिस सीमा तक शिक्षक स्पष्ट प्रस्तुति देता हो, या कक्षा के साथ साथ संस्था में विचारों को साझा करने एवं खुली चर्चा हेतु संभावनाएं, छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने के क्रम में प्रदर्शित होने वाली विषय सामग्री पर शिक्षण की निपुणता, या इसके अलावा संस्था अथवा कक्षा में सकारात्मक प्रबंधन का बार बार उपयोग किया जाना, शिक्षक तथा उसके मार्गदर्शन की उपलब्धता। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए खुली चर्चा एक इम्पोर्टेंट विषय है, सेकंड वाला सही हो जाएगा। इसके अलावा छात्रों के प्रश्नों को उत्तर देने के क्रम में प्रदर्शित होने वाली विषय सामग्री पर शिक्षण की निपुणता,
उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस सीमा तक शिक्षक ये कह रहा है कि प्रभावित कौन करता है, एक खुले वातावरण, सकारात्मक अधिगम परिवेश को, संस्था अथवा कक्षा में सकारात्मक प्रबलन, हाँ प्रबलन का बार बार उपयोग, सकारात्मक प्रबलन, तो ये भी प्रभावित करता है। शिक्षक तथा उसके मार्गदर्शन की उपलब्धता, ये एक सकारात्मक अधिगम परिवेश को उतना प्रभावित नहीं करेगा। तो हमारा सेकंड और फोर्थ जो है वो सही हो जाएगा, यानी आपका डी वाला ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम देखें यहाँ पर कि फर्स्ट और थर्ड था ऑप्शन, संस्था अथवा कक्षा सकारात्मक, थर्ड में उत्तर देने के क्रम में प्रदर्शित, तो सबसे अच्छे जो विकल्प हैं वो सेकंड और फोर्थ ही हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, प्रभावी होने के लिए शिक्षण एवं परीक्षण दोनों साथ साथ चलने चाहिए। प्रभावी होने के लिए शिक्षण एवं परीक्षण दोनों साथ साथ चलने चाहिए, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन दिया गया है, प्रतिपुष्टि निर्माणात्मक मूल्यांकन का आवश्यक घटक नहीं बनाता। प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, फीडबैक जो है वो निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी जो रचनात्मक मूल्यांकन है, कंस्ट्रक्टिव जो इवैल्यूएशन हमने पढ़ा है थ्योरी सेक्शन में अपने, तो ये कह रहा है कि यह आवश्यक घटक नहीं बनाता है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि प्रतिपुष्टि फीडबैक जो है एक आवश्यक घटक है उसका। तो यानी हम कह सकते हैं कथन एक तो सही है किंतु कथन दो सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम उद्देश्यों के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नांकित में से किसे अधिगम परिणामों के उच्चतर प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। उच्चतर प्रकार के रूप में किसे वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, ज्ञान और अवबोध। और अगर बात की जाए तो हमने पढ़ा है इसमें 6 श्रेणियों में बांटा गया है। ब्लूम ने ये वर्गीकरण दिया था, बीएस ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है, इसमें सबसे पहले ज्ञान, बोध और प्रयोग, यानी इस तरह से यह था कि ज्ञान, बोध और प्रयोग, ये तो आपके निम्नतर थे, ये नीचे से ऊपर हैं, यानी ये आपके निम्नतर उद्देश्य हैं। और इसी तरह से ये यानी निम्न उद्देश्य हैं। और उच्च उद्देश्य जो बताए गए थे वो थे उसके बाद विश्लेषण, संश्लेषण और तीसरा था इसमें मूल्यांकन। तो ये तीन जो हैं ये हायर स्टेज के हैं, ये उच्च स्तर के हैं, उच्च प्रकार के रूप हैं। और जो पहले के 3 बताए वो निम्न प्रकार के थे। तो अब इनमें से देखा जाए तो ज्ञान और अवबोध है, अवधारणात्मक तत्वों का विश्लेषण भी है, अर्जित ज्ञान और कौशलों उच्चतर प्रकार के रूप में बताना है, तो ज्ञान और अवबोध तो निम्नतर है। अब विश्लेषण उच्च प्रकार का है, अनुप्रयोग भी निम्न प्रकार का हमने पढ़ा शुरू के 3, संश्लेषण जिसमें विचारों की सृजनात्मकता ये भी उच्चतर है, मूल्यांकन जिसमें आंतरिक और बाह्य मानकों के अनुप्रयोग। तो हमने बोला कि जो आपका विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन यह आपके उच्चतर प्रकार के उद्देश्य हैं, यानी आपका बी वाला हो जाएगा और डी वाला हो जाएगा और ई वाला हो जाएगा। यानी अगर हम ऑप्शन देखें तो बी, डी और ई जो है ये आपका डी वाले में है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन है, शिक्षण और अधिगम का समक्ष स्तर तथ्यात्मक सूचना संबंध प्रक्रिया को समझने, अवबोध हेतु सामान्यीकरण के लिए जीवन में उसके प्रयोग के अभिकरण पर आधारित है। तो अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है कि शिक्षण अधिगम का जो समक्ष स्तर है उसमें तथ्यात्मक सूचना संबंध प्रक्रिया इनको समझने के लिए ज़रूरी है और इसमें समन्वयकरण वगैरह सब आ जाता है। दूसरा कथन है, शिक्षण और अधिगम का विमर्शपूर्ण स्तर आलोचनात्मक चिंतन, समस्या निवारण कौशल और सृजनात्मक चिंतन के विकास पर आधारित है। तो बिल्कुल सही है ये कि विमर्शपूर्ण स्तर जो है वो उसमें आलोचनात्मक क्रिटिकल एक तरह से थिंकिंग होनी चाहिए, समस्या निवारण कौशल होने चाहिए, सृजनात्मक चिंतन के विकास, इन पर आधारित होता है हमारा शिक्षण और अधिगम। दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रबंधन तंत्र का उदाहरण नहीं है। अधिगम प्रबंधन तंत्र जो है ये एक तरह के सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पूछा जाए कि अधिगम प्रबंधन तंत्र क्या है, तो ये एक तरह के सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होते हैं जिनमें जो एजुकेशनल एक तरह से करिकुलम प्रदान करते हैं। तो इनमें से अगर देखा जाए आपका तो इनमें मूडल भी है, कैनवास जो है आपका कैनवास भी है, इसमें आपका जो है
एडुपजल नहीं होगा इसमें, स्कूलॉजी भी है, तो यानी ए, बी और डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी इन पे ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान किया जा सकता है, ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन है असमकालिक अधिगम। असमकालिक अधिगम वातावरण निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण नहीं है? असमकालिक अधिगम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो असमकालिक अधिगम जो है वो एक तरह से अधिगम की ऐसी विधि है जहां शिक्षार्थियों को एक ही समय में एक साथ उपस्थित होने की, असमकालिक मतलब समानकालिक नहीं है, समय निश्चित नहीं है। समय निश्चित किस में नहीं होता है? अनौपचारिक शिक्षा में नहीं होता है। तो समय निश्चित नहीं है, तो ऐसा कौन सा है जो इसका उदाहरण नहीं? जैसे यूट्यूब वीडियोज़ हैं, यह असमकालिक है, कोई समय निश्चित नहीं है, आप कभी भी देख पा रहे हो उस वीडियो को, आज देखो आप 1 महीने बाद भी देखोगे तो अवेलेबल मिलेगा। पॉडकास्ट का भी ऐसा ही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर बात की जाए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होगा, क्योंकि लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इसमें टाइम फिक्स होगा। चर्चा मंच जो है ये भी असमकालिक का एक उदाहरण हो सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है, क्योंकि लाइव कॉन्फ्रेंसिंग जो होगी वो फिक्स टाइम की होती है और उसके बाद वो हट जाती है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी शब्द किसने दिया था? रचनात्मक क्रिएटिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये जो वर्ड दिया था ये आपका सिल्वरमैन के द्वारा दिया गया था। आंसर सिल्वरमैन हो जाएगा इसका। स्वयं प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों में होता है। स्वयं प्लेटफॉर्म पर जो उपलब्ध पाठ्यक्रम है, पहले तो स्वयं का फुल फॉर्म ध्यान रखिए, हमने पढ़ा है ये थ्योरी सेक्शन में आपका, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। क्वेश्चन पूछ लिया गया था, फुल फॉर्म एक ध्यान रखिएगा, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फुल फॉर्म ज़रूर ध्यान रखना है आपका, फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एस्पायरिंग माइंड्स, MIND माइंड, एस्पायरिंग माइंड्स। तो ये आपका यानी युवाओं के लिए ये है स्वयं प्लेटफॉर्म, और इसमें हमें पूछा गया है कि इसके पाठ्यक्रमों में क्या क्या होता है। वीडियो व्याख्यान होता है, इसके अलावा आपका जो है स्वमूल्यांकन परीक्षण भी होता है। सभी अधिगमकर्ताओं के लिए क्रेडिट अंतरण इसमें नहीं होता है। इसके अलावा ऑफलाइन चर्चा मंच ये भी इसमें होता है। ऑफलाइन चर्चा मंच नहीं होता है स्वयं में, ऑफलाइन चर्चा मंच नहीं होता है, क्योंकि ये तो ऑनलाइन पाठ्यक्रम का एक प्रकार है। अनन्य रूप से तैयार की गई पठन सामग्री, हाँ पठन सामग्री होती है, जैसे ई कंटेंट इसमें शामिल होता है आपका, तो पठन सामग्री भी होती है। यानी आपका वीडियो व्याख्यान हो गया, स्वमूल्यांकन परीक्षण हो गया, और अनन्य रूप से तैयार की गई पठन सामग्री, यानी A, B और E हो जाएगा, जो कि हमारा B वाला ऑप्शन सही है। TLC का पूर्ण रूप क्या है? TLC का पूर्ण रूप हमें बताना है। इसका पूर्ण रूप होता है टोटल लर्निंग कैंपेन जो है इसका फुल फॉर्म होता है टोटल लर्निंग कैंपेन, यानी आपका टोटल लर्निंग कैंपेन ही होता है, सॉरी टोटल लिटरेसी कैंपेन होता है, टोटल लिटरेसी है ये, टोटल लिटरेसी, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन और प्रशासन संस्थान NIEPA ये कहाँ पर स्थित है? NIEPA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फुल फॉर्म है इसका नेशनल, इंग्लिश में अगर बोला जाए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल हो जाएगा, एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये जो संस्थान है आपका, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पर्यवेक्षण की परिविधियों के बारे में सही नहीं है? पर्यवेक्षण की कौन सी विधि इसमें सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, कार्यशाला, सम्मेलन, प्रदर्शन सही है, बताना है सही है, तो ये सभी सही हैं।
पर्यवेक्षण की विधियां हैं सभी। स्कूल का प्रधानाचार्य अगले 5 वर्ष में किए जाने वाले क्रियाकलापों एवं कार्यक्रमों के लक्ष्यों को निर्धारित करता है। यह किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाए जमीनी स्तर पर नियोजन, परिप्रेक्ष्यगत नियोजन, व्यवस्था उपागम परक नियोजन या फिर सूक्ष्म नियोजन, तो ये क्या हो जाएगा? एक परिप्रेक्ष्यगत नियोजन हो जाएगा। अगले 5 वर्ष की योजना बना रहा है। नेतृत्व के हाल ही के प्रतिमान किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं? तो हाल ही के जो हमारे प्रतिमान है नेतृत्व के, वो किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त शैलियों के साथ साथ स्थिति परक कारक, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा संप्रत्यय सतत शिक्षा के अधिक निकट है? सतत शिक्षा यानी कॉन्टिन्यूअस जो एजुकेशन है हमारी, उसके ज़्यादा निकट कौन सा कॉन्सेप्ट है इनमें से? औपचारिक शिक्षा, अनुपूरक है, प्रौढ़ शिक्षा है या फिर जीवन पर्यंत शिक्षा है? तो सही आंसर हो जाएगा जीवन पर्यंत शिक्षा जो है यह आपका सतत शिक्षा ही है, कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन है। शिक्षण अधिगम व्यवस्था का संप्रत्यय किसने दिया था? तो टीचिंग लर्निंग सिस्टम, ये कॉन्सेप्ट हमारा किसने इन्वेंट किया था? ये हमारा क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर है हमारा I.K. डेविस। I.K. डेविस ने ये दिया था आपका टीचिंग मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग। इनकी एक बुक थी मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग, ये आपको ध्यान रखनी है। मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग, ये बुक है किसकी? I.K. डेविस की, और इसमें इन्होंने टीचिंग लर्निंग सिस्टम को इन्वेंट किया था या कॉन्सेप्ट दिया था। शिक्षण प्रतिमान नहीं देते हैं, इनमें से क्या नहीं देते हैं शिक्षण प्रतिमान? तो अगर हम देखें तो शिक्षण प्रतिमान जो है वो नहीं देते हैं, संप्रत्यात्मक रूपरेखा देते हैं, अनुदेशनात्मक प्रारूप देते हैं, शिक्षण के सिद्धांत देते हैं। शिक्षण अभ्यास जो है ये शिक्षण प्रतिमान नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा रटना सीखने के बजाय अवधारणाओं की आलोचनात्मक समझ पर बल दिया जाता है? तो यानी रटना सीखने के बजाय कॉन्सेप्ट पर बल दिया जाता है, आलोचनात्मक समझ पर बल दिया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा रटने की शिक्षा को छोड़कर अवधारणात्मक शिक्षा का ध्यान दिया गया था। तो एक बार रिकॉल कर लीजिएगा 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग भी इसे हम कहते हैं, कोठारी आयोग 64-66 हो गया आपका, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अगर बात की जाए तो इसका गठन 2005 में 13 जून की डेट ध्यान रखिएगा, 13 जून 2005 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। और आपके लिए क्वेश्चन है आज का, इसके अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में और 10+2+3 मॉडल यहाँ से प्राप्त किया था हमने। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। भारतीय संविधान में अब शिक्षा सम्मिलित की गई है, तो शिक्षा जो है हमारा अब समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय ऐसा है जिस पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, वो सारे विषय आपके समवर्ती सूची के विषय हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन है NCTE जो है किससे संबंधित है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो टीचर एजुकेशन से संबंधित है, अध्यापक शिक्षा से संबंधित है में काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इसे कहते हैं। 1993 में पारित किया गया था और 1995 में गठन होता है। 1995 में इसकी स्थापना होती है। NCTE की अधिनियम था 1993 का। दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमने कुल मिलाकर टॉप 40 MCQ डिस्कस किए जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन को ठीक से अटेम्प्ट कीजिएगा, 1-2 बार कोशिश कीजिए वीडियो देखने का। आपके क्या सुझाव हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा बाकी अगले पार्ट में GS और उत्तराखंड को हम कवर करेंगे इस प्रैक्टिस सेट के। तो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करने के लिए आप हमारा ऐप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं और कुछ फ्री टेस्ट भी आपको अवेलेबल मिलेंगे, वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।